नमस्कार, मैं धनंजय और हमारे साथ मंजुल भारद्वाज। हम दोनों एक बार फिर उपस्थित हैं किसान आंदोलन पे चर्चा करने के लिए। किसान आंदोलन का और 14वां दिन है। सरकार से कई दौर की बात हुई है, लेकिन सरकार की बातचीत जो किसानों के साथ हुई है, वो किसी नतीजे तक अब तक नहीं पहुंची। आगे क्या होना है, ये पता नहीं है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं कि आप तीनों कानूनों को रद्द कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। और अब उन्होंने नई घोषणा की है कि आंदोलन को और तेज करेंगे और पूरे देश में जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पर ले जाएंगे। मंजुल भारद्वाज हमारे साथ हैं। मंजुल भाई, क्या लग रहा है आपको, कहाँ जा रहा है किसान आंदोलन? भाई बहुत साफ है। किसान आंदोलन जो है वो अपने निजी मांगों से शुरू हुआ, वो खेती किसानी की चुनौतियों से लेके शुरू हुआ, वो अपने खेती को बचाने के लिए शुरू हुआ। लेकिन अब वो इस रूप में आ गया है कि जो संवेदनशील, जो संवेदनहीन सरकार बैठी हुई है, वो उसको अब लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए तैयार हो गया है। अब उसकी मांग ये है कि ये जो सत्ता में बैठा हुआ पूंजीपतियों का दलाल है, ये बात तो राष्ट्रवाद की करता है, सबके साथ सबका विकास की करता है, लेकिन ये भारतीय समाज में व्याप्त जो एक वैमनस्य है, जो जाति भेद है, जो वर्ग भेद है, जो धर्म भेद है, उसका फायदा उठाकर ये देश को पूंजीपतियों के नाम लिख देना चाहता है। तो भारत की का जो मूल है वो है किसान, भारत का मूल है खेती, भारत का मूल है गांव। तो अब गांव ने, किसानों ने ये ठान लिया है कि ये जो करीब करीब अब 7 साल हो जाएंगे, तो इस 7 साल में ये जो माई वे और हाईवे लेके चलता है ना, तो किसानों ने हाईवे पे चक्का जाम कर दिया है इसकी रीढ़ तोड़ने के लिए, और कहा है माई वे नहीं, आवर वे। और खास बात यह है कि इसके 70 महीने के राज में जो जनता भेड़ बन गई थी और जनता का प्रतिरोध खत्म हो गया था, और जनता ने इस तरह से इसको स्वीकार किया था कि जान दे दी नोटबंदी के समय, बैंकों में लाइन लगा के और पुलिस के डंडे खाए, अपने गुल्लक तुड़वाए, वो काले धन के चोर भी कहलाए और अपना ही पैसा पाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी, फिर भी इसको सर माथे पर बिठाए रखा। अब इसके ढकोसले जो है वो सामने आ गए हैं, और एक के बाद। तो अब आप देख लीजिए, इनकी रणनीति को भी किसान समझ गए हैं। जैसे इन्होंने सीएए और एनआरसी पे जो आंदोलन हुआ था उसको बदनाम करने के लिए कोशिश की, उसको बजाय संवैधानिक चुनौती के इन्होंने हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की। लेकिन कोरोना के बाद वो वापस, आंदोलनकारियों ने आंदोलन वापस ले लिया। अब ये कोरोना काल में चूंकि ये ऐसे विकारी संघ से आया है जो किसानों की, जनता की विपदा को जो अवसर समझता है, तो इसने सोचा कि किसान जो है वो चुपचाप है, और वो 5.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, उसके बावजूद भी वो खामोश है। तो इसको लगा कि भूमंडलीकरण का जो अंतिम एक जो स्वाहा करने वाली बात है देश को, तो मैं किसानों की जमीन, किसानों की खेती, गांवों को मैं पूंजीपतियों के, खासकर अदानी और अंबानी के नाम लिख देता हूं। तो ये ऑर्डिनेंस ले आया, इसकी जो भीड़ है उस भीड़ को इसने शामिल करके लोकसभा में पास करवा लिया। राज्यसभा में उपसभापति ने जो काला कारनामा दिखाया कि ध्वनि मत से इसने पूरे लाइव टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट सब बंद करके बोले पास हो गया। तब किसानों ने इसको सोचा कि अब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर वो कहां रहेंगे। तो देश के मूल को ये किसान जो है, मूल मतलब देश का संविधान, मूल मतलब देश का लोकतंत्र, मूल मतलब प्रतिरोध, कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में सरकार बहुमत के बावजूद अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। तो उस मनमानी को किसान अभी आर और पार के मूड में लेके बैठा है।
मित्र, जो किसानों के सामने जो स्थिति आई है, तो सरकार ने उनके पास प्रस्ताव जो भेजा है किसान संगठनों के पास, वो 6 प्रस्ताव भेजे हैं। मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ पहले। एक पहला ये है कि एमएसपी जारी रहेगी। सरकार कह रही है कि एमएसपी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि जो किसान संगठन है वो कह रहे हैं कि भाई एमएसपी क्या जारी रहेगी, जारी रहने के बाद भी कई सारे उत्पाद हैं जिन पे एमएसपी नहीं मिलता है, और खरीद जो है सरकार करने की बात करती है, बहुत छोटा सा अमाउंट खरीदती है सरकार। दूसरा प्रस्ताव है सरकार का कि मंडी समितियों में जो गड़बड़ी है उसे सुधारेंगे। किसान कहते हैं कि जो अभी सुधार चाहते हैं उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं, जो हम सुधार चाहते हैं आपकी तरफ से सुधार क्यों आ रहे हैं? सुधार तो किसानों की तरफ से आने चाहिए, क्योंकि किसानों को समस्याएं हो रही हैं। तीसरा पॉइंट जो है, सरकार कह रही है कि सभी प्राइवेट कंपनियां जो किसानों के अनाज को खरीदेगी उसको रजिस्टर किया जाएगा। किसान कह रहे हैं इसमें नया क्या है, ये तो पहले से कह रहे हैं आप, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? चौथी बात जो सरकार रख रही है सामने प्रस्ताव के तौर पे, वो ये है कि सरकार किसानों को न्यायालय जाने का अधिकार देगी। अभी जो बिल बने हैं, कृषि बिल बने हैं, उसमें ये कहा गया है कि डीएम ही उसको आखिरी तौर पे डीएम सुलझाएगा, वो कोर्ट नहीं जाएंगे। किसान कह रहे हैं कि आपकी ये बात जो है वो संविधान के अधिकार के खिलाफ है। संविधान में ये अधिकार है कि हर नागरिक न्यायालय जा सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर आप ये जो बिल लेकर के आए हैं, जो कानून लेकर के आए हैं, वो गलत है। पांचवा जो प्रस्ताव है सरकार का कि सरकार फास्ट ट्रैक पर इसको निपटाएगी। किसान कह रहे हैं कि एक तो आपने आप कुछ, जब आप कोर्ट जाने की बात ही नहीं कर रहे थे तो इसका आपके पास कैसे करेंगे, ये आपके पास कोई इसका ढांचा नहीं है। दूसरी बात यह है कि गंभीर अपराधों में जो फास्ट ट्रैक बनाए गए हैं उसका क्या हाल है, उसमें क्या हो रहा है? तो उसमें भी ज्यादातर मामले कागजी होकर के रह जा रहे हैं। और छठा जो प्रस्ताव है वो सरकार कह रही है कि हम इन प्राइवेट कंपनियों पे टैक्स लाएंगे। सरकार कह रही है टैक्स लगाएंगे हम पे। तो किसान कह रहे हैं कि आप टैक्स लगाइएगा, आपको लाभ होगा, सरकार को लाभ होगा, इससे किसानों को क्या लाभ होगा? तो ये 6 प्रस्ताव जो भारत सरकार ने किसान संगठनों के सामने, किसान नेताओं के सामने रखे हैं, किसान नेताओं ने कहा कि आपके 6 के 6 प्रस्ताव कोई मतलब के नहीं, इस पे बात करके कोई मतलब नहीं है। किसान कह रहे हैं कि पहले आपने जो 3 कानून बनाए हैं, कृषि कानून, उसको रद्द कीजिए, हमारी पहली मांग मानिए, उसके बाद हम बैठ करके विचार करेंगे कि क्या करना है। तो ये जो एक गतिरोध जैसी स्थिति है, सरकार अपनी बात मनवाना चाहती है, और ये एकदम निश्चित है कि सरकार आसानी से अपने जो कानून है उस पर वापस नहीं लौटेगी, उसको वापस नहीं लेगी, क्योंकि सरकार ने ये बड़े सुनियोजित तरीके से बिल बनाया, और बिल बनाया इस पे संसद में बहस नहीं की कंप्लीटली, राज्यसभा में तो बिल्कुल बात नहीं की इस पे, और अध्यादेश ले आई। और ये मतलब तय था। और एक और जानकारी के लिए है मंजुल भाई कि सरकार ने अडानी को कई राज्यों में गोदाम बनाने के लिए दे रखी है, जमीन अलॉट कर दी है कि लीजिए। अडानी ने जमीन खरीद ली है, सैकड़ों एकड़ जमीन, जिसपे वो गोदाम बनाएगी और जिसमें वो जमा कर सकते हैं अनाज खरीद करके। क्योंकि अब सरकार ने तो ये कानून बना दिया है कि कोई भी व्यापारी जो है कितने भी अनाज खरीद करके रख सकता है, और जब उसको लगेगा कि अब हमको फायदा हो रहा है तो बेच सकता है। मतलब जमाखोरी को सरकार खुद ही प्रश्रय दे रही है, बढ़ावा दे रही है। तो ये जो स्थिति है मुझे लगता है बड़े ही टकराव की स्थिति है। तो टकराव की स्थिति से कैसे निकलेंगे, सवाल ये खड़ा होता है। मंजुल भाई का अभी कनेक्शन कट गया है, लेकिन फिर वो ज्वाइन करेंगे। हाँ, जुड़ गए हैं वो हमसे वापस। तो मंजुल भाई, हम जो बात कर रहे थे कि जो ये गतिरोध की स्थिति आ गई है सरकार और किसान नेताओं के बीच में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो सरकार ने एक चाल चली है, वो चाल ये चली है कि सरकार जनता की नजरों में गोदी मीडिया के माध्यम से ये तमाशा कर रही है कि भाई हम किसानों के संवाद कर रहे हैं। पहली बात ये, और ये सब जान चुके हैं किसान। क्यों? क्योंकि जब किसान ठंड में बैठा है, वो अपनी जान दे रहा है, बहुत सारे किसान साथियों ने शहादत दी है, ऐसे समय में इस देश का जो अपने आप को प्रधान सेवक बोलता है, वो कृत्रिम रोशनी में डिस्को डांस या गानों पे थिरक रहा है। ये आप किसान जान चुके हैं। दूसरा और ये है
कि किसान जो है ये कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप जो है वो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन आप पहले दिन से जो कह रहे हैं तो आपको किसानों के हितैषी होने का शौक है, तो हमारी बात पहले दिन से ये है कि ये 3 कानून रद्द कीजिए। अब ये 3 कानून क्यों नहीं रद्द करना चाहते हैं, उसका ज़िक्र आपने किया है कि ये 3 कानून इसलिए बनाए हैं कि ये जो हज़ारों एकड़ बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो और भी कई राज्य हैं, ये जो अडानी को और अंबानी को ये जो फूड स्टोरेज गोदाम और पूरे अनाज पे जो कब्जा करने के लिए ये जो जगह दी हुई है, उसका निर्माण हो गया है। एफसीआई के जो गोडाउन थे, मतलब ये देखिए कितना बड़ा शातिर खेल है कि एफसीआई के गोडाउन रहेंगे, वो सब निर्माण होगा, उसका अदानी अंबानी कुछ किराया देंगे, लेकिन वो अदानी अंबानी जो है उसके मालिक हो जाएंगे। आप इस बात को समझिए। और वो जो हजारों एकड़ जो जमीनों में कब्जा लिया गया है, जो ऑलमोस्ट फ्री में दे दी गई हैं, अब किसानों को ये समझ में आ गया है। तो किसान अब जो है वो सीधा सीधा इस जो सरकार जो दलाली कर रही है पूंजीपतियों की, तो किसान जो है ये आर पार करने वाले हैं। और वो आर पार क्या है कि तेरा ये सरकार का आधार पूंजीपति है ना, तो हम इस देश के स्वयंभू मालिक हैं। और ये तेरे जितने पूंजीपतियों की संपत्ति होगी ना, इससे कई लाख गुना जो है भारत के किसानों के पास एसेट है। और वो इसलिए किसान जो है वो पूरा का पूरा जो है वो, आप देखिए दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर जो बॉर्डर है, मतलब हरियाणा की पंजाब की तरफ से, कि वो 20 30 40 50 किलोमीटर तक किसान बैठे हैं। और उन किसानों ने अपने अपने जो गांव या अपना अपना जो एरिया है उसको भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो सिपाही थे जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके नाम पर वो गांव रख दिए, वो नगर बना दिए। तो किसान जो है अब ये कह रहा है कि आजा देख लें। किसान जो है बहुत बढ़िया बात भी कर रहा है। किसान ये कह रहा है कि मोदी जी का शुक्रिया, या जिन्होंने हमें जगा दिया, वो राज्यसभा के उपसभापति का भी शुक्रिया कर रहे हैं कि अगर वो ध्वनि मत से इसे पारित नहीं करवाते तो किसान नहीं जागते। क्योंकि किसानों ने भूमंडलीकरण के बाद 5.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और तब इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, तब केवल कर्ज माफी का आंदोलन हुआ। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये अपने होने का आंदोलन है। ये आंदोलन जो है, ये जनता क्या होती है वो इस बहुमत की धर्मांध सत्ता को की नजर में आंख मिल डालने का ये आंदोलन है। और एक और बात है मित्र, कि अब ये किसानी खेती से निकल करके ये एक पूरा का पूरा एक सांस्कृतिक आंदोलन भी बन गया है। क्योंकि ये आंदोलन केवल हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला नहीं है, ये एक सत्याग्रह है जो देश की सोई हुई राजनीतिक चेतना को जगा रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसमें आप देख लीजिए, एक सरकारी नौकर जो है, जो सरकार की चाकरी करते हैं, जिसमें आईएएस है, आईपीएस हैं, और जो सरकार के नौकर हैं, उनको छोड़ दें और गोदी मीडिया के पत्रकारों को छोड़ दें, तो बाकी जो है बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, मजदूर सब इसमें शामिल है। नहीं, लेकिन एक बात है मित्र इसमें, जो आप कह रहे हैं सब शामिल है, इसमें एक और हमें दिख रहा है, 2 वर्ग है। एक वर्ग 2 फाट में बटा हुआ मुझे दिख रहा है। एक तो किसान है, एक तरफ किसान है जो खेती किसानी से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पुरखे हो सकता है किसान होंगे, लेकिन वो सर्विस सेक्टर में आ गए हैं। वो चाहे वो नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, या दुकान चलाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। उनको लग रहा है कि किसान जो है ये ये कर रहा है वो नाटक है। किसानों हम एक व्हाट्सएप पे चल रहा मैसेज चल रहा, मैं पढ़ रहा था, मेरे पास भी आया घूमता हुआ। वो कह रहे हैं कि किसानों को कौन सी सहूलियत इस देश में नहीं है, सारी सब्सिडी किसानों को है। अनाज पे सब्सिडी, बाढ़ पे सब्सिडी, फलाना पे सब्सिडी, ठिकाना पे सब्सिडी। 6,000 रुपया सालाना हम हर किसान के हर परिवार को, हर व्यक्ति को दे रहे हैं। तो मतलब किसान को सब कुछ दिया जा रहा है, और किसान जो है सरकार के खिलाफ,
दूसरी पार्टियों में आप सीधे सीधे समझ लीजिए कांग्रेस के द्वारा गुमराह किए जाने की वजह से किसान जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। मतलब ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं अपने दुख को लेकर के नहीं कर रहे हैं। किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं वो कांग्रेस का एजेंडा लागू कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी नेताओं का, बीजेपी समर्थित लोगों का और नौकरी कर रहे, बनियागिरी कर रहे लोगों का, सर्विस कर रहे लोगों का ये आरोप है। एक दूसरी बात में इस आंदोलन को हम इस तौर पे देख रहे हैं, जिस तरह से बड़ा होता जा रहा है, हमें याद आ रहा है मतलब हमने जो पढ़ा है, जो हमने इतिहास की बातों को समझा है। मित्र आप अगले प्रश्न पे जाएं, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर विस्तार से आप अगला प्रश्न करें। ये जो आपने सही कहा, मैंने यही कहा ना कि सरकारी नौकर जो सरकार की चाकरी कर रहे हैं, ओके, उनका आप देखिए, उन सरकारी नौकरों को बोनस भी दे दिया इस कोरोना काल में। उन सरकारी नौकरों की तनख्वाह भी आ रही है, उन सरकारी नौकरों की सुरक्षा भी है, वो सरकारी नौकर मालामाल रहे, है ना। और जो देश का मालिक है, जो किसान है, उसको सुख सुविधाएं क्यों नहीं मिलेंगी? सवाल ये है, क्या ये चाहते हैं कि पूरा देश के जो किसान है वो 5.5 लाख किसानों की तरह आत्महत्या कर ले? जिनको तकलीफ हो रही है किसान की खुशहाली से, ये वही लोग हैं। और इन लोगों के मन में जो जहर फैला रहा है वो विकारी संघ है, वो इस सत्ताधारी पार्टी का आईटी सेल है, जो बेहुदा से बेहुदा, जिनका हम अभी सभ्य भाषा में यहाँ नहीं बोल सकते हैं, ऐसी भाषा का उपयोग करके वो जो है भरमा रहा है। और एक खास बात ये है कि ये सरकार के पार्टी के प्रतिनिधि या इनके एमपी जो है वो गोदी मीडिया में आके बोलते हैं कि ये क्रांतिकारी कानून है, ये जो है वो कि किसानों को, अरे भाई मेरे लिए आप कोई क्रांतिकारी कानून ला रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये जो है 6 साल से इनकी जो सरकार है, वो 6 साल से आप देख लीजिए, नोटबंदी की तो बोले देश को समझ में नहीं आ रहा है, नोटबंदी की तो बोले अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आ रहा है, नोटबंदी की तो बोले रिजर्व बैंक को समझ में नहीं आ रहा है, ये चला इनका। फिर उन्होंने लॉकडाउन किया तो बोले जनता को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये कैसी सरकार है भाई, जो सबके भले के लिए काम करती है और जिनका भला कर रही है उनको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब गजब का ये कुतर्क है इनका। और दूसरा, आज लाखों किसान बैठे हैं, वो इनके साथ 6 दौर की मीटिंग कर चुके हैं और इनके कृषि मंत्री के, वाणिज्य मंत्री के एक्सपर्ट जो है उनके साथ बैठे। तो किसान नेताओं ने, जो 41-35 यूनियनों के किसान नेता हैं, उन्होंने एक एक पॉइंट पे बात की ना, तो एक एक पॉइंट पे जब सरकार को निरुत्तर किया, तब तो सरकार ने कहा कि चलिए आप जो बात कर रहे हैं उनको हम मान लेते हैं। अगर इसमें कानून में इसकी नीयत ठीक है तो सरकार क्यों कंसीड कर रही है? ये 6 पॉइंट्स भी नहीं करती सरकार कंसीड, नहीं मानती इनकी बात। तो ये जानते हैं कि इनकी नीयत में खोट है। और मैं बता दूं कि जो इस भ्रम में आज हैं, जैसे नई नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी, मतलब करोड़ों युवा हमारे बेरोजगार हैं, तो जो आज सरकारी नौकरी में बैठे हैं ना, और खासकर वो लोग भी जो आईएएस आईपीएस हैं, तो इस धर्मांध सरकार ने ऑर्डिनेंस के थ्रू नए पूंजीपतियों के अधिकारियों को आईएएस आईपीएस भर्ती करने का कानून पहले से ही लगा लिया है और वैसे भर्ती हो रहे हैं। और जैसे आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये कहा है कि आर्मी के रिटायर्ड लोगों की पेंशन खत्म होगी, आप देख लीजिए ये सारे के सारे इसी तरह से खत्म हो जाएंगे अगर ये किसानों के साथ अभी नहीं जुड़ेंगे। इस देश इस देश के किसानों के आंदोलन के साथ जो खड़ा होगा वही देश बचाएगा। ये अब काल चक्र पे लिख दिया गया है। लेकिन आप जो कह रहे हैं मित्र, उसमें दूसरा पक्ष ये है कि पूरा देश आंदोलित नहीं है, पूरा देश किसानों के साथ नहीं खड़ा है। किसान ये कल दिखा दिया, ये कल देश ने दिखा दिया, सुनिए, ये कल देश ने दिखा दिया। सुनिए आप जवाब तो लीजिए। इसको समझिए। अरे भाई
अरे भाई अरे लेकिन एक लाइन जवाब सुन लीजिए ना। अरे सुनिए तो, आप अपनी बात बोले, सुनिए तो। महत्वपूर्ण यह है मित्र कि आप जैसे कांग्रेस, जैसे बीजेपी कह रही है कि किसानों को कोई गुमराह कर रहा है, वैसे ही कांग्रेस कह रही है कि ये जो है बीजेपी सब खराब कर रही है, सरकार सब गड़बड़ कर रही है, लेकिन देश को बर्बाद कर रही है, देश को पूंजीपतियों के हाथ बेच रही है। देश को जो विरोधी पार्टी गैर बीजेपी सरकार जो लोग हैं वो सब क्या कह रहे हैं कि देश को बीजेपी उद्योगपतियों के हवाले कर रही है। उद्योगपतियों में दो उद्योगपति के नाम लेते हैं, अडानी और अंबानी के हवाले कर रहे हैं, है ना। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। जब ये कोरोना आया तो तालाबंदी करने से देश बर्बाद हो गया, ढेर सारी नौकरियां चली गई। हम कह रहे हैं, आप एक तरफ ये कह रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ के लोग हैं, जो एंटी बीजेपी लोग हैं, तो सवाल यही खड़ा होता है कि देश की बड़ी आबादी को ये अभी क्यों बीजेपी के साथ है, क्यों उनको नहीं समझ में आ रहा है कि देश बर्बाद हो रहा है। जैसे तो वही हो गया ना मित्र कि जैसे किसान गुमराह हो रहे हैं, किसान को गुमराह करने का आरोप लगा रही है बीजेपी, वैसे ही कांग्रेस या दूसरे विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है जनता की बात को नहीं समझ रहे हैं बीजेपी वाले, और जो है देश को बेच रहे हैं। तो कहां सच्चाई है? एक जो न्यूट्रल जनता है वो कहां खड़ा रहे? भाई देखिए ऐसा है, साफ साफ न्यूट्रल जनता जो है वो न्यूट्रलिटी कुछ नहीं होती है। जो आप बात कह रहे हैं कि इन्होंने भ्रम चलाया, ये जो धर्मांध सरकार है इन्होंने भ्रम फैलाया कि ये किसान आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों का है। आप इसको फैक्ट चेक कर लीजिए, दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई है। और कल जो भारत बंद हुआ, आप गोदी मीडिया ने भी झक मार करके 100 ऐसे जगह दिखाए कि भैया देखिए यहाँ यहाँ बंद हुआ। तो कल भारत बंद से ये तय हो गया कि ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जनता कैसे देखे, तो मैं कोई कांग्रेस की सरकार का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आप आंकड़े ले लिए कि जीडीपी क्या थी, प्रति व्यक्ति आय क्या थी। आज जो 80 करोड़ जनता, जिसका कि हमारे प्रधान सेवक ने एक अमेरिकी उद्योगपतियों से बात करते हुए छाती ठोक के कहा कि भाई मैंने कोरोना काल में 80 करोड़ भारतीयों को खाने के लिए दाना दिया। अब मनमोहन सिंह सरकार में गरीबी रेखा से, जो कि पीडीएस यानी कि राशन कार्ड पे जो कम दाम में या फ्री में जो राशन मिलता है, उन परिवारों की आबादी करीब करीब 20 करोड़ तक पहुंच गई थी। इनके 6 साल के राज में जो नोटबंदी के बाद बर्बाद हुआ देश और लॉकडाउन से बर्बाद हुआ, वो 80 करोड़ हो गया। अब 80 करोड़ लोग जो है वो दाने दाने पे मोहताज हैं, और केवल सरकार में जो नुमाइंदे हैं वो केवल तनख्वाह पा रहे हैं। आज उनका घर चल रहा है। आज आप देखिए, जो निम्न मध्य वर्ग है, जो थोड़ा बहुत काम धंधा करते थे, वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये आपकी सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में हर रोज ये हो रहा है। तो हर व्यक्ति नहीं, लेकिन आत्महत्या कर रहे हैं, हमने मान ली आपकी बात कि आत्महत्या कर रहे हैं, फलाना है, बड़ी खराब हालत है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो जनता उनको ही वोट क्यों दे रही है? अभी देखिए हैदराबाद में क्या हुआ, अभी देखिए राजस्थान का निकाय चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें भी बीजेपी को बहुमत मिला है, ज्यादा सीटें उनके पास आई है। आप जानिए कि महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका जो है वहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन ये भी जानिए कि विदर्भ इलाका में बीजेपी को ज्यादा जगह मिली। वो क्या है? अगर जनता मर रही है, सब लोग मर रहे हैं, तो बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं लोग? देखिए इस बात को समझिए, इस बात को आप ध्यान से किसान आंदोलन के नेताओं की रोज बात सुनिए। किसान आंदोलन के नेता सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम इस सरकार का धन्यवाद करते हैं। वो कहते हैं कि हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया, उन्होंने दिया जलवाया, उन्होंने थाली बजवाई, उन्होंने हिंदू मुसलमान किया, और हम भी हिंदू मुसलमान में बढ़ गए। तो जब हिंदू मुसलमान में बढ़ गए, लेकिन ये जो इसके कारनामे हैं, ये जो काले कानून हैं, उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। और आज जो किसान बैठे हैं आंदोलन में, वो हिंदू मुसलमान बन के नहीं बैठे, सिख ईसाई बन के नहीं बैठे, वो केवल किसान बन के बैठे हैं। रही बात की आपकी हैदराबाद की, कि जो एक लोगों के मन में जहां जहां इनके पांव नहीं पड़े हैं, वहां वहां जो है ये अभी भी जनता को भरमाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जहां जहां जिस महाराष्ट्र की बात आप कर रहे थे, उस महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार चली गई, और सबको जो राजनीतिक दल भी हैं उनको समझ में आ रहा है
जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को इनके साथ कोलिशन करके समझ में आ गया कि ये हमारा गला दबा देंगे, जैसे प्रकाश सिंह बादल जो है, जो इनके बहुत बुजुर्ग नेता शुरू से रहे, उनको क्यों सरकार से छोड़ के भागना पड़ा, क्यों वो अपना जो अवार्ड मिला है उसको लौटा देना चाहते हैं, क्या मजबूरी है? वो तो अपनी जगह बचा रहा है मित्र। पंजाब में सारे किसान उनके खिलाफ खड़े हैं, किसान बिल के खिलाफ, किसान कानून के खिलाफ खड़े हैं। 200 कब से 2 महीना से आंदोलन चल रहा है, अब उनको अपनी जमीन हिलती दिख रही है। तो यही प्रकाश, ये जो बादल जी हैं, इनकी बहू जो है मंत्री थी मोदी सरकार में, और बिल जब बन रहा था तो क्या इनको पता नहीं था? कानून बन रहा था तो इनको पता नहीं था? आदेश आया था तो पता नहीं था? सब पता था। अब उनको दिख गया कि आंदोलन बहुत भारी हो गया है, कांग्रेस के समर्थन में लोग खड़े हो गए हैं, किसान नेता जो है कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, और किसान नेता इतने खिलाफ खड़े हो गए हैं इस बिल कानून के कि उनका सफाया हो जाएगा। जब ये महसूस हुआ बादल परिवार को, तब वो अलग हुए। वो तो राजनीति है मित्र, नौटंकी है उनकी। वो अवार्ड लौटाना भी नौटंकी है। उन्होंने क्या किया अब तक? किसान के आंदोलन को हाईजैक करने की तैयारी है। उसमें हो सकता है पीछे से बीजेपी भी शामिल हो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई, देश जो है, मुझे जो दिख रहा है कि देश अभी 2 भाग में बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि मैं काफी इस पे मैंने काफी कुछ लिखा, और मैं तो ये तो कह रहा हूं कि जब से देश आजाद हुआ, और देश की आजादी के बाद जब पब्लिक सेक्टर या नौकरियां जब खुली, ढेर सारी नौकरियां आने लगी, लोग नौकरियों में आने लगे, तो गांव में जो है 2 भाग हो गए लोग। एक भाई नौकरी अगर कर रहा है किसी शहर में, दूसरा भाई किसान है। तो धीरे 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 देखा ये गया कि किसान भाई जो है गरीब होता चला गया, और जो नौकरी करने वाला भाई है वो अमीर से की ओर होता चला गया, और दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ। अमीर अमीर हो गया, वो शहर में बस गया, उसके लड़के पढ़ करके शहर चले गए, और गरीब किसान का बेटा जो है वहीं रह गया या किसी तरह पढ़ के बाहर निकला। तो वो जो जो और ज्वाइंट फैमिली इसी वजह से टूटी। तो आज जो स्थिति है कि हम देख रहे हैं कि देश की जनता 2 भाग में साफ साफ दिख रही है। एक जमीनी है, किसान की बात कर रही है, एक वर्ग कर रहा है जनता का। दूसरा वर्ग है जो किसान के खिलाफ खड़ा है और कह रहा है कि किसान नौटंकी कर रहे हैं, सारी सब्सिडी खा रहे हैं, किसान काम नहीं कर रहे हैं, और देश की जीडीपी में सबसे बड़ा रोल जो है बिजनेस दे रहा है, नौकरी करने वाले टैक्स भर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो बीजेपी पहले शहरों की पार्टी मानी जाती थी, बनियों की पार्टी मानी जाती थी, नौकरी करने वाले लोगों की पार्टी मानी जाती थी, वो बीजेपी अब जो है गांवों में फैलती जा रही है। वो भले हिंदुइज्म को लेकर के फैल रहा हो, भले जो है देशभक्ति को लेकर के फैल रहा हो, लेकिन किसान आंदोलन, अब हमारा सवाल ये है मित्र कि क्या किसान आंदोलन, ये जो भेद खड़ा हो गया है नौकरी करने वालों के बीच और किसानों के बीच, जो भाइयों के बीच, जो पुलिस, आपने देखा कि पुलिस में जो नौकरी कर रहे हैं वही हरियाणा पंजाब के लोग, वो किसानों को रोक रहे हैं। वो सरकार से ये नहीं कह रहे हैं कि किसान के आंदोलन गलत नहीं है, आप मत रोकिए, मैं उनके साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा। जो सरहद पे जो लोग खड़े हैं, सेना के जवान, वो नहीं कह रहे हैं कि भाई आपने तो हमको सरहद पे लगा दिया है, लेकिन हमारे पिताजी, हमारे भाई, हमारे चचा जो है वो दिल्ली में ठंड में ठिठुर रहे हैं, तो आप वहां से कोई आवाज नहीं आ रही है। और एक बड़ी दर्दनाक घटना है कि एक किसान जो है दिल्ली आए हुए थे और उनके बेटे को शहादत झेलनी पड़ी सरहद पे। तो ये बावजूद इसके कहीं से ये स्वर नहीं आ रहा, किसानों के अलावा जो पुलिस में है, जो सेना में है, जो नौकरी कर रहे हैं लोग हैं, वो किसान के समर्थन में आके खड़े हो रहे हैं। किसान के समर्थन में ट्रांसपोर्ट वाले, फलाना वाले, ये सब खड़े हो रहे हैं, दरी वाले, छोटे छोटे और व्यवसाय भी आ रहे हैं पंजाब हरियाणा के। लेकिन देश से एक जो मजबूत स्वर आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है, क्या वो किसानों के साथ धीरे धीरे करके वो सारे खड़े होंगे? क्योंकि एक मुझे जो जो आपने जिस पर रोका था, जो मैं कहना चाह रहा था कि 1907 ईस्वी में ऐसा ही एक आंदोलन, किसान आंदोलन, अंग्रेज सरकार के खिलाफ हुआ था, और अंग्रेज सरकार ने उसे पहले हल्के में लिया था, उसे कुचलने की कई सारी कोशिशें की। जैसे इस सरकार ने किया कि गड्ढे खोद दिए, पुलिस को लगा दिया कि हम दिल्ली घुसने नहीं देंगे, बाद में कहा कि आप आइए फलाना जगह आ सकते हैं, फिर आने दिया, फिर अभी कह रही है कि संशोधन हम करने को तैयार हैं। तो वैसे ही अंग्रेज सरकार भी संशोधन करने को तैयार हो गई थी, लेकिन किसान आंदोलन नहीं रुका, बढ़ता गया, और वो जो है देश की आंदोलन से जुड़ गया।
पर बाद में गांधी आए, गांधी नील की खेती के किसानों के साथ जुड़े, चंपारण आंदोलन हुआ और वो आंदोलन बढ़ता चला गया, किसान उससे जुड़ते चले गए। क्या आपको ऐसा संकेत मिल रहा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ? क्या इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल लग रहा है। और जो आपने कहा कि जो पंजाब के सत्ता दल है जो इस सरकार की गोदी में बैठे थे और किसानों के हुंकार पे उनको नौटंकी के लिए सही, ड्रामा दिखाने के लिए सही, अपनी राजनीतिक जमीन के लिए सही उनको एक पब्लिक स्टैंड लेना पड़ा। और दूसरा ये है कि कल का जो भारत बंद है जहां पूरे देश में इस पे चर्चा हो रही है। मित्र, क्या होता है कि एक जो है कि ये लिखित आ रहा है सारे संगठनों से, ये सारे लोगों से आ रहा है। मुंबई, आपने कहा कि जो ऐसे लोग हैं कि इनको सब्सिडी मिलती है, मुंबई के डब्बा वाले क्या किसान हैं? मुंबई के डब्बा वालों ने भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया है, आप देख लीजिए। तो समाज के हर एक तबके में अब वो बात सुलग रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले आप ये 6 साल में या पिछले कोरोना काल में हमारे प्रधान सेवक के लाइव जाने के सिवाय क्या गोदी मीडिया ने कोई चर्चा की? क्या मीडिया कोई चर्चा किया? ये पिछले 14 दिन से जब दिल्ली घिरी है, उनको चाहे न चाहते हुए भी गोदी मीडिया को किसान और कानून वो चर्चा करनी पड़ रही है। और खास एक बात है कि इसमें समाज के सारे वर्ग, जैसे अब मजदूर वर्ग भी शामिल हो गया है, जो राशन पे, जिनको राशन कार्ड पे राशन मिलता है वो भी शामिल हो गए हैं, जो स्कूलों में जो मिड डे मील वाली सुविधा है वो भी शामिल हो गए हैं। क्योंकि अगर एफसीआई प्रोक्योर ही नहीं करेगा, अगर सरकार खरीदी ही नहीं करेगी, तो कितने लोग भूखमरी से मरेंगे, भूख से मर जाएंगे। जैसे कि ये लॉकडाउन में हुआ कि जो 12 करोड़ मजदूर जो है सत्याग्रह से पैदल चले अपने गांव पहुंचे और उनकी कितनी जानें गई और भूख से कितने लोग मर गए। तो ये जो है वो ये समाज भूला नहीं है। भले ही ये बहुमत की धर्मांध सरकार संसद में मुकर गई कि हमको नहीं मालूम है कितने मजदूर मरे जब वो पैदल चले कोरोना काल में। तो ये सारे के सारे कुल मिला के आंकड़े ऐसे हैं कि ये जनता को फिर से खड़ा कर रहे हैं और यस, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इसीलिए किसान ये जानता है, किसान ने अब एमएसपी को छोड़ दिया है। अब उसने ये कह लिया है कि आपका हाईवे माईवे नहीं चलेगा, अब हम हाईवे को आपने दिल्ली आने से रोक दिया ना, खोद दी ना सड़कें। हाँ, हम उन खोदी हुई सड़कों में जो मिट्टी है ना, उसमें लोकतंत्र उगाएंगे। और आप ये देख लीजिए कि ये जो समय जो है वो चल रहा है तकनीक के ऊपर, लेकिन काल चक्र ठहरा हुआ है और झूठ का परचम लहरा रहा है। लेकिन शिथिल है सत्य, मौन है सत्य, और वो सत्य ठंड में किसानों के अंदर इंकलाब की मशाल बनकर जल रहा है। और ये मशाल सब जगह जग रही है और इस सरकार को आर या पार करने पे, घुटने टेकने पे मजबूर कर रही है। ये आप देख लीजिए। एक और बात मित्र जो है, जो सरकार कह रही है अभी, कि सरकार कह रही है कि जो है आप किसान मंडी में भी बेच सकता है और बाहर भी बेच सकता है। उसके अलावा जमाखोरी को भी उसने दिया है कि भैया आप अपने जितने चाहे आवश्यक वस्तुओं को भी जमा कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। भंडारण की चूंकि कह रही है सरकार की, भंडारण की समस्या है, पैसा उस पर बहुत खर्च होता है सरकार का। अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे भंडारण पे, तो उससे किसानों को भी लाभ मिलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन एक और जो डर है मित्र, जो आपने थोड़ा सा जिक्र किया उसका, कि अगर सरकार खरीदी नहीं करेगी, एफसीआई के गोदाम जो है वो धीरे धीरे खत्म करते चले जाएंगे, सरकार चली जाएगी, एफसीआई का जो गोदाम है उसको मजबूत नहीं करेगी, सरकार प्राइवेट सेक्टर में डाल देगी, तो ये जो पीडीएस सिस्टम है, गरीबों को राशन देने की जो व्यवस्था सरकार करती है, कि भले वो महंगे दाम पे खरीदती है लेकिन सस्ते दाम पे लोगों को देती है। और ये मोदी जी ने कहा भी कि 80 करोड़ लोगों को हमने दिया, अनाज दिया। तो पीडीएस का जो है वो बाधित तो होगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है, जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं ज्यादातर उनमें से, कि ये जो है पीडीएस के अनाज लेकर के गाँवों में, उनको अनाज की जरूरत नहीं है, वो अनाज लेते हैं और बेच आते हैं बाहर दुकानों में, वही अनाज दुकानों में बिक रहा है। और फिर जो है जो जरूरतमंद है
वो अनाज को खरीदो। मतलब वो उनका कहना है कि जरूरत वाले लोग ही नहीं है जिनको पीडीएस में अनाज देने की जरूरत नहीं है। एक तो वो कह रहा है, ये फैला रहे हैं। कुछ उदाहरण भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनका राशन कार्ड पे नाम गलत तरीके से है, उनका राशन, लेकिन ये राशन कार्ड में गलत तरीके से नाम होने की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि राशन सबके घर में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कहा क्या जा रहा है कि राशन सबके पास है, राशन बेच दे रहे हैं। कुछ उदाहरण देते हैं। तो एक जो सिस्टम ठीक किया जाना चाहिए कि किसको राशन की जरूरत है, किसको राशन की जरूरत नहीं है, इसकी पड़ताल की जानी चाहिए थी। सरकार को सफाई करनी चाहिए थी कि जिसको राशन की जरूरत है उसको राशन क्यों दिया जा रहा है। ये बात भी सही है कि हमारे गांव में ही अगर मैं बात करूं तो 10 बीघा खेत वाला आदमी भी जो है वो राशन कार्ड में नाम रखा हुआ है और राशन लेता है, वो बेच देता है। तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि सही आदमी के पास ही राशन कार्ड हो और वो सही आदमी तक ही पीडीएस का अनाज पहुंचे। ये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी एक शंका जता रहे हैं लोग कि ये सरकार ये करने जा रही है कि एफसीआई, ये जो पीडीएस सिस्टम, इसको खत्म करके सरकार सीधा कैश डाल देगी उनके अकाउंट में कि भैया आपको इतने का अनाज हम देते थे, समझ लीजिए कि हर महीने आपको जो है हम 50 रुपए का अनाज देते थे, तो 50 रुपया हर महीना आपके अकाउंट में चला जाएगा, आप बाहर से खरीद लो, चाहे जो करते हो करो। तो फिर वो पैसे आएंगे भी तो वो जो गरीब आदमी है, जिसके पास अनाज नहीं है, जिसके पास राशन नहीं है, जिनको जेन्युइनली राशन की जरूरत है, और ये जो कम पैसे देंगे उससे वो राशन दुकानों से नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि राशन महंगा हो जाएगा। वैसी स्थिति में चिंता ये है कि जो भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ेगी। जो किसान के साथ खड़े हुए हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि डब्बे वाले खड़े हो रहे हैं, कुछ और लोग खड़े हो रहे हैं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं मित्र कि सरकार जो है वो तो भारत की सरकार है, ये विदेशी सरकार तो नहीं, अंग्रेजी सरकार नहीं है, ये इसको लूट करके किसी और देश को नहीं भरना है। तो ये हमारी ही सरकार जो है हमारी जनता के प्रति इतनी असंवेदनशील क्यों हो रही है, क्यों हो गई है? इसका सीधे सीधे से बात है, ये जो विकास के नाम पर आए हैं, इनका ये विकास करने नहीं आए हैं। इनका एक ही एजेंडा है विकारी संघ का, और इस सरकार का एक ही एजेंडा है कि हम हर वो कानून बनाएं जिससे हम जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को, वो हिंदू राष्ट्र बन जाए। दूसरा ये है कि जिसमें कि ये पूरे सिस्टम को खत्म कर देना चाहते हैं। जैसे 80 करोड़ लोग अनाज के लिए जब मोहताज होंगे तो वो क्या करेंगे? वो या तो प्रतिरोध करेंगे जैसे किसान कर रहे हैं अभी, या फिर वो इनके पिछलग्गू बन जाएंगे और इस सरकार के रहमो करम पे जिंदा रहेंगे। जैसे नोटबंदी के लिए अपनी जान दे दी और लठ भी खाए और आवाज नहीं उठाई। अब एक और बात है, इस व्यक्ति को या ये संघ या बहुमत का गुरूर इनका ऐसा है, इनको लगता है कि डिक्टेट करने से जो है वो एक साख बनती है। तीसरा जो है, इनको लगता है कि सामान्य एक समझ है इनकी कि व्यक्ति को बीमार हो जाए ना तो उसका इलाज मत करो, उसको जहर दे के मार दो। वैसा ही ये कर रहे हैं कि जैसे अभी किसानों के उसमें कहा कि खुली मार्केट, अरे खुली मार्केट में अभी भी बिक रहा है ना, बिहार में बिक रहा है ना, लेकिन जो पंजाब के किसान को दाम मिल रहा है खराब मंडियों के बावजूद, वो क्या बिहार के किसान को मिल रहा है क्या? आप देख लीजिए ना। और क्यों नहीं मिल रहा है? तो दोनों ही उदाहरण हमारे सामने हैं। और एक खास बात यह है कि अमेरिका के फेल मॉडल को ये इसलिए यहां लागू करना चाहते हैं कि इनके जो है पूंजीपति मित्र जो है इनके साथ मिल जाएं और उनके नाम पर सारी संपदा हो जाए। और एक खास बात यह है कि ये जो झूठ बोलते हैं ना, भ्रम बोलते हैं, तो ये जो है वो क्या नाम है, संघ की, विकारी संघ की सरकार है। ये जो गर्व से कहने वाले हम हिंदू हैं, आप देखिए, आप एक देश में रह रहे हैं, क्या आप रोज घर में बोलते हैं क्या मैं गर्व से हिंदू हूं, मैं गर्व से हिंदू? अरे आप देश में हैं तो हिंदू है ना। लेकिन ये जो आत्महीन विकारी हम हिंदू हैं गर्व से बोलने वाले लोगों की सरकार है। और इस विकार को बढ़ाने के लिए इस सरकार ने गोदी मीडिया तो किया ही किया, साथ में अपना आईटी सेल बनाया। साथ में जो वो आईटी सेल है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है लोगों में भ्रम भरता है, उसका काम है। अगर ये भारत की सरकार होती तो ये एक भी प्रतिरोध की आवाज उठी हुई आवाज को सुनती मित्र। और दूसरा, जब आपके पास एक पूरी बहुमत है, आपको जल्दबाजी क्या है? हमको ये समझ में नहीं आता, आपको जल्दबाजी क्या है? आप जो कानून लाते हैं खुलेआम चर्चा करते हैं आप, और खुलेआम चर्चा करते हर एक की राय लेते। विपक्षी दलों ने कहा इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, लेकिन नहीं,
इनको चुटकी बजा के रातों रात देश बनाना है, आप समझ रहे हैं? मित्र अब बताएं कि अभी आपने एक प्रसंग छेड़ा है कि इनको जो हड़बड़ी क्या है, तो अभी जो है शक्तिदास जो है वो उन्होंने कहा है, जो इनके आर्थिक सलाहकार हैं मूल, है ना, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोकतंत्र है, खुला लोकतंत्र, वो देश की विकास में बाधा बन रहा है। आप जो कह रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं कि वो नहीं, चर्चा इनके करने से नीति डर इसलिए आयोग से रहे हैं, उसने कहा है उनको ना, लग रहा है कि बाधा हो रही है। वो बात क्या इनके नीति आयोग के अध्यक्ष ने कही है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष ने भी कही है और शक्तिदास ने भी कहा है। तो ये मित्र, दूसरी बात ये मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, समझना चाह रहे हैं हम चर्चा करके, कि क्या लग रहा है आपको, सरकार को ये अंदाजा नहीं है कि कहां उसने हाथ डाल दिया है? सरकार को या अंदाजा सर, है। या सरकार निडर है कि कुछ नहीं होने वाला है, देश को हमने कई भागों में बांट दिया है, हिंदू मुसलमान में बांट दिया है, गांव शहर में बांट दिया है, पढ़े अनपढ़ में बांट दिया है, हमारी 62 यूनिवर्सिटी चलती है, हमारा आईटी सेल है, हमारे पास उद्योगपति हैं जो बड़े बड़े प्रचार कर सकते हैं, हमारे पास मीडिया है। सरकार एकदम क्या इस भ्रम में जी रही है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हो जाएगा? वो क्या है सच और क्या होना है? सरकार को इस देश के जितना संवैधानिक ढांचा है, जितना लोकतांत्रिक ढांचा है, उस ये सरकार सोच समझ के उसको कुचलना चाहती है। इसमें अब कोई किसी को शक व शुबा नहीं है। इसको ना इसने जो कोर्ट है उनको अपनी जेब में रखा है। मतलब एक जज की हत्या हो जाए और उसपे देश की सर्वोच्च अदालत इंक्वायरी भी नहीं करे, इससे आपको समझ जाना है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का गला दबा करके चारों तरफ से घेर के इन्होंने भगवान को लीगल दर्जा दे दिया है, जिसकी बदौलत जो है वो मंदिर की का शिलान्यास हो गया। अब जब ये नई संसद बनाने का शिलान्यास कल कर रहे हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि हमने उस पर स्टे नहीं दिया, इसका मतलब ये मत समझिए कि हमने आपकी बात मान ली है, उसको दखल देना पड़ा। और भारत के अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा 5 मिनट में बताइए। तो ये सरकार तो किसी के लिए भी जो है किसी संवैधानिक बात को तो मान नहीं रही है। और इसको जो गुरूर है वो गुरूर है कि हमारे पास बहुमत है। तो ये सरकार तो देश का विध्वंस करने पे तुली है, ये इसमें कोई तो, दो राय तो, नहीं। तो मित्र अब समझिए जो ये कि अब जो अब जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के पैरोकार है, अब जवाबदारी उनके ऊपर है कि वो कितना संघर्ष करते हैं, कितने भारत के उन जो भ्रमित हिंदू हैं, जो हम हिंदू गर्व से को हम हिंदू लगा करके उनको ये संविधान के पैरोकार कितनी बात समझा पाते हैं। अब बात उस पर दारोमदार है जो किसान नहीं जो है कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मित्र क्या है मंजुल भाई, कि अभी जो स्थिति है, किसान 14 दिन से दिल्ली में बैठे हैं, पता नहीं अभी कितने दिन बैठेंगे, चूंकि अभी तो गतिरोध बना हुआ है, कुछ नतीजा नहीं निकल रहा, बेनतीजा होती जा रही है सारी वार्ता, सरकार अपनी जिद पे अड़ी है, किसान अपनी जिद पे अड़े हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि किसान जो है रिटेलिएशन के मूड में है, क्योंकि सरकार का अगला कदम होगा तो दमन चक्र चलाएगी। अभी जो है लाठी नहीं चलाई है पुलिस ने सही तरीके से, अभी पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। दमन चक्र तो यही है ना कि पुलिस गोली चलाएगी, पुलिस लाठी चलाएगी, पुलिस दौड़ा करके मारेगी, पुलिस अरेस्ट करेगी। जैसे कि एक देखिए कि जो सीएए के खिलाफ जो आंदोलन था शाहीन बाग दिल्ली में, तो कई लोगों को आज जो है उनको, जब आंदोलन खत्म हो गया है, आंदोलन अभी स्थगित हो गया है, तो उनके कई लोगों को सरकार पकड़ पकड़ करके उस पर केस मुकदमे दर्ज कर रही है, उनको जेल में बंद कर रही है। कश्मीर में देखा हमने कि जो कश्मीरी नेता थे, चाहे जिनके साथ इन्होंने सरकार बनाई, महबूबा मुफ्ती, या जो इनकी सरकार में पिछली सरकार में मंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, या उनके बेटे जो वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, सबको इस सरकार ने जेल में बंद किया, या कहिए कि नजरबंद कर रखा, जबरदस्ती बंद कर रखा उन लोगों को। तो क्या सरकार कल जो है किसानों के साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकती है? नहीं करेगी, एक क्योंकि सरकार के पास सत्ता है, वो कुछ भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे लग रहा है कि कहीं ये आंदोलन जो है हिंसक तो नहीं हो जाएगा, कहीं किसानों के साथ कोई ज्यादती तो नहीं होने वाली है आगे आने वाले समय में? आपको क्या लग रहा है?
पहली बात तो यह है कि इस सरकार में दम नहीं है सामने से लड़ने का, ये ध्यान लीजिए। सामने से लड़ने का दम होता तो मुट्ठी भर लोग थे शाहीन बाग में, उनको उखाड़ के फेंक देते रातों रात। क्यों नहीं कर पाए, इसका इसका उत्तर सब जानते हैं। और शाहीन बाग के आंदोलन ने सीएए क्या है और एनआरसी क्या है इसको साफ साफ कर दिया भारत के हर कोने में। यही वजह है। एक मिनट रोकूंगा आपको कि आप जो कह रहे हैं कि शाहीन बाग का आंदोलन मुट्ठी भर लोग थे और वो इतने दिन चलता रहा, उसमें तो दूसरा पक्ष ये भी कहा जा रहा है कि ये चाहते थे कि ये सीएए आंदोलन चले लंबे समय तक, ताकि देश के कोने कोने में ये बात पहुंचे कि सरकार इस देश के बाहरी मुसलमानों को, जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठी है, उनको बाहर करना चाहती है। और ये लोग हैं जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं, जो वामपंथी समर्थित लोग हैं, वो चाहते हैं कि उन मुसलमानों को बाहर ना किया जाए। वो तो उनका एजेंडा था हिंदू मुसलमान का। लेकिन यहाँ पे चक्कर ये है कि ये हिंदू मुसलमान का एजेंडा नहीं है। हिंदू मुसलमान में तो 80% 20% हो जाता है, हिंदू पोलराइज हो जाता है इनके साथ, जो बिहार में भी देखने को मिला और जो आप हैदराबाद में भी देख रहे हैं और जो देश में भी देखा गया। लेकिन जब किसान की बात आती है तो किसान को आप हिंदू मुसलमान में पोलराइज नहीं कर सकते। किसान को इन्होंने खालिस्तानी भी कहने की कोशिश की, शुरुआत में देशद्रोही बताने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन अभी उनके प्रवक्ता बैकफुट पे हैं, वो कह रहे हैं अन्नदाता है हमारे किसान। तो किसानों को ये न तो हिंदू मुसलमान में बांट सकते हैं, किसानों को न ये देशद्रोही और देशभक्त में बांट सकते हैं। तो अब जो है इनकी लड़ाई, ये इनका जो रिटेलिएशन है वो आसान नहीं होगा। एक बार मुझे लगता है दमन करने की कोशिश करेंगे। मैं वही बात कह रहा था कि वो जो मुट्ठी भर लोग हैं, बावजूद इनके एजेंडे के, ये 1 अप्रैल से जो एनआरसी था उसको देश में लागू नहीं कर पाए। आप समझ लीजिए इस बात को। और वापस भी लागू करेंगे तो इनको नाको चबाने पड़ेंगे, कितना हिंदू मुसलमान कर लीजिए। और इन्होंने जो हिंदू मुसलमान किया, तो अब हिंदू और मुसलमान दोनों को समझ में आ गया है। और वो दोनों को समझ में आने के बाद ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन 2 महीने पंजाब में चला और ये एक तरह का सत्याग्रह है। किसान जो है वो हिंसक नहीं होंगे, लेकिन इनकी रणनीति क्या है? इनकी रणनीति है फूट डालो राज करो। ये क्या चाहते हैं? ये झांसा देंगे, झांसे में फैलाएंगे, झांसा करेंगे। बेसिकली ये झांसा राम है और झूठ और भ्रम है। आज ये लिख के भी दे देंगे ना, तो भी ये जो कानून वापस लानेंगे तो ये फिर घालमेल करेंगे। ये जो है अब आप देखिए किसानों को और देश की जो किसान के साथ खड़े हुए लोगों को, उनको क्या है, ये जो पूंजीपतियों के दलाल हैं और ये जो सत्ता से चिपकी हुई जोंक है, जोंक मालूम है ना आपको, खून पीती है। तो वो जोंक जो है उस पे ये जो आंदोलनकारी हैं, ये जो किसान हैं, इनको आत्मसम्मान का, इनको लोकतंत्र का, इनको प्रतिरोध का, इनको संघर्ष का वो नमक लगाना पड़ेगा इनके मुंह पर, जो गांधी ने दांडी यात्रा के समय नमक निर्माण जो किया था। आज वो सारे के सारे आंदोलनकारियों को अपने सत्याग्रह से सत्ता पर चिपकी हुई धर्मांध जो जोंक हैं उनके मुंह पे रगड़ने की जरूरत है। तभी ये सत्ता को छोड़ेंगे और तभी भारत में लोकतंत्र बचेगा। और एक समय हो रहा है। और एक खास बात है, किसान का आंदोलन आज देश में मालिक होने के संवैधानिक भाव को जगाता हुआ इंकलाबी आंदोलन है। इस बात को मान लीजिए। अब ये लड़ाई जो है वो किसान के माध्यम से पूरे देश की जनता को लड़ने की जरूरत है, इस देश को भीड़ तंत्र से लोकतंत्र बनाने के लिए। और हम कहना चाहते हैं कि किसान जिंदाबाद और किसान आंदोलन जिंदाबाद। नहीं, आप सही कह रहे हैं, हो सकता है ऐसा। लेकिन एक हम और देख रहे हैं कि देश की जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसमें नेता थे, गांधी थे, उनके पहले तिलक थे, गोखले थे, पंजाब में लाला लाजपत राय थे। लेकिन उसके बाद फिर देखिए इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, जब इमरजेंसी में सरकार जनता के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रही और अपना शासन तानाशाही चलाने लगी, तो जयप्रकाश नारायण उसको लीड कर रहे थे। अभी हमारे सामने कोई लीडर नहीं है। ये जो किसान आंदोलन है, किसान संगठन लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, लेकिन राजनैतिक तौर पे ये एक आंदोलन है, किसान का आंदोलन है, लेकिन राजनैतिक तौर पे ऐसा कोई आंदोलन नहीं, क्योंकि ये खाली इससे किसान प्रभावित नहीं है। कई सारे
सेगमेंट जो है हमारे समाज के हैं, जिससे एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ढेर सारे लोगों को नौकरी चली गई है। कभी जो है इस पे चर्चा हुआ करती थी कि नया वेतनमान क्या आएगा, नया आयोग बनेगा और नया वेतनमान तय होगा। अभी तो किसी तरह वेतन बचा रहे, उसी पे संघर्ष चल रहा है। और दूसरी बात, एजुकेशन का जो हाल है कि कोरोना काल की वजह से पूरा 2020 जो है वो पढ़ाई के मामले में ठप हो गया। पूरा देश जो है, खास करके जो गरीब लोग हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उनके बच्चे की पढ़ाई ठप है, बंद है, एक साल उनका बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ प्राइवेट जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उनका सेशन तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनका सेशन पीछे चला गया। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं जहां देश बड़ा संकट में है। उसके लिए राजनीतिक आंदोलन की जरूरत है, जो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। खैर, वो हम फिर कभी आगे चर्चा करेंगे मंजुल भाई। लेकिन मुझे मैं एक बात आप छोटी सी कह दूं कि वो राजनीतिक आंदोलन भी इन्हीं आंदोलनों का रूप लेगा आगे, और जो अभी राजनीतिक पार्टियां जो हाशिए पे हैं उनको भी एक जीवन दान देगा। ये भी आप देखिए, क्यों? क्योंकि अब 70 साल में जो इमरजेंसी के 2 साल 2.5 साल लगा लीजिए, उसको छोड़ के संवैधानिक सत्ता का राज रहा, और कोई इस तरह से दुष्ट होकर के संविधान के हर एक संस्था के पाये को किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नहीं खोदा था। आज जो है हिंदुस्तान में शिक्षा जो है वो ABCD वाली नहीं है। आज हिंदुस्तान को सबसे पहले अपनी लड़ाई लड़नी है, वो है लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, और वही लड़ाई इन आंदोलनों से शुरू हो रही है। और आप देखिएगा कि राजनीति का एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक स्वरूप देश के सामने जल्द आ रहा है और आएगा। बहुत बढ़िया मित्र, तो हम 51 मिनट बात कर चुके हैं, 52 मिनट होने जा रहा है, और ये अच्छी चर्चा रही। और आखिर यही है कि अभी किसान का 14वां दिन है आंदोलन का दिल्ली में। आंदोलन तो उनका चल रहा है लंबे समय से पंजाब में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो आंदोलन है वो अब राष्ट्रीय रूप लेता जा रहा है, और दिल्ली आने के जो रास्ते हैं वो लगभग बंद किए गए हैं। किसानों ने ये भी कहा कि 12 तारीख के बाद हम भाजपा नेताओं का विरोध करेंगे, मतलब उनका प्रदर्शन और तेज होगा। तो स्थिति कहाँ जाती है ये भी देखना है, कि किसान भी चुकने को तैयार नहीं है और सरकार भी पीछे हटने को अभी तैयार नहीं। तो ऐसे ही किसी और दूसरे मुद्दे पे हम बात करेंगे। किसानों के आंदोलन को भी हम गंभीरता से देख रहे हैं, और हम आगे कल परसों तरसों या दो जब लगेगा हमको कि कुछ नई बात है कहने के लिए, तो हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मंजुल भाई, आप आए हमारे कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।